लेकर के दिशा दिखाने का काम करता है। मैं बाबू विश्राम जी को उस दिशा दिखाने वाले एक सामाजिक नायक के तौर पर देख पा रहा हूं, और इसके लिए भी उनके संघर्षों को हम यहां पर याद करना चाहते हैं। और वो दिशा दिखाने का काम केवल सामाजिक नहीं, वैचारिक भी रहा। जब मुझे पता चला, भानु जी ने हमें इस बात का न्योता दिया कि आपको यहां आना है, तो उन्होंने अपने पिता के बारे में पिता का परिचय नहीं कराया कि मेरे पिता क्या थे और उनको याद कर रहा है उनका बेटा, इसलिए आपको आना है। उन्होंने परिचय कराया कि वो शख्स थे जो अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, और अपने इलाके में शिक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राजनीति में तो हमसे बेहतर आप जानते ही हैं, जो ज्यादा खरा होता है वो राजनीति में कई बार फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जो ईमानदारी से बोल दे, जो झूठ कम बोले, वो प्रधानमंत्री बन पाएगा क्या? मुख्यमंत्री मुश्किल है। वक्त बदल रहा है। एक समय ऐसा था जो सच बोलता था, जनता का संघर्ष करता था, वो मुख्यमंत्री बनता था, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता था। और आजकल उल्टा हो गया, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। ऐसे वक्त में उनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा को बढ़ाने का काम अपने क्षेत्र में किया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। तो ये बात एक विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिए गए प्रोफेसर को अच्छी लगी, और हमने कहा कि हम उन्हें याद करने हरदोई पहली बार, इसके पहले एक बार आना हुआ था जब प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, तब मुझे बतौर विशिष्ट वक्ता बुलाया गया था कि आप उस समय सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की और संविधान की बात हो रही थी, तो मैं हरदोई जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हुआ था प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन वो एक दूसरे तरह का कार्यक्रम था। अब की इसलिए आना कबूल किया कि जो व्यक्ति शिक्षा की अहमियत समझा आज से 50 साल पहले, जब लोग नहीं समझ रहे होंगे, भले ही गांव में हमने बचपन में नारे सुने, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, फिर भी पढ़ाई लिखाई को हमारे यहाँ अहमियत नहीं मिल पाती, स्कूल ही नहीं थे। और ये बात जब इन्होंने बताई कि उस समय उस इलाके में स्कूल भी नहीं थे, उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया ताकि गरीबों के, कमजोरों के, मजलूमों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये बात मुझे लगी कि उस पूरे समाज को बदलने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो कलम और किताब की अहमियत समझता है। इसलिए मैं उन्हें कलम और किताब की अहमियत समझने वाले वक्त में, आज तो खुदाई का वक्त आ गया है, यहां खुदाई करो वहां खुदाई करो, और उससे जो तनाव पैदा हो, उस तनाव पैदा होने के समय नौजवानों के हाथ में त्रिशूल, तलवार, लाठी, बंदूक, और समाजवादियों की, अम्बेडकरवादियों की लड़ाई है, हर नौजवान के हाथ में कलम और किताब हो, इसकी लड़ाई लड़ने वाले नायक का नाम है। तो इस किताब को पढ़ने में, तो जो इनके बारे में जानने में पता चला कि वो शिक्षा को लेकर के बहुत सजग थे, हम भी बहुत सजग थे। इतने सजग होना भी मुश्किल है आजकल। अगर सत्ता की हां में हां आप मिलाएं तो आप बहुत आगे जाएंगे। आजकल बहुत लोग बहुत आगे जा रहे हैं, बस उनकी हां में हां मिला है। जिसकी रीढ़ नहीं है झुक जाए, उसने झुकने को कहा, सब रेंगने लगे, उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, मंत्री बना दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, बहुत बड़े मुख्यमंत्री बना दिया, आयोग का चेयरमैन बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। जिसने अगर अपनी रीढ़ पर खड़े होकर कोई सवाल पूछ दिया, तो मैं तो इस मंच पर तब से सुन रहा हूं, कोई जनता का चुना हुआ प्रधान है तो उसकी प्रधानी छीन लो, वो कोर्ट से लड़ करके तब अपनी प्रधानी बचा पाए। लोकतंत्र
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ इस देश को सबसे बड़ा उपहार है भारत का संविधान, जिसने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया, जिसने कहा कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। आपके वोट से कोई प्रधान तो कोई प्रधानमंत्री बनता है, ये आपके वोट की कीमत बाबा साहब के संविधान। तो संविधान के आधार पर लोगों ने वोट देकर किसी को प्रधान को बना दिया। फिर कौन था वो जिसने प्रधानी छीन ली? इसका मतलब जनता को जो संविधान की ताकत मिली उससे भी ऊपर कोई बैठ गया जो वो ताकत को छीन रहा है। वो तो गनीमत है कि न्यायालय ने न्याय कर दिया और वो वापस यहां बैठे। तो जब लोकतंत्र में तंत्र ही लोक की बजाय सत्ता का गुलाम बन जाए तो संविधान खतरे में आ जाता है। और मौजूदा वक्त में इस देश का संविधान खतरे में है। ऐसे वक्त में जब संविधान ही नहीं बचेगा तो सरकारी शिक्षा बचेगी क्या? हरदोई के लोगों, जरा एक बात बताओ मुझे, आपके जिले में कितने सरकारी स्कूल हैं? दर्जनों होंगे। दर्जनों सरकारी स्कूल में किसी के घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी जेब में पैसा है, क्या उसके बच्चे उस सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? आप बताइए। अगर कोई अपने जेब में थोड़ा भी पैसा कमा पाया तो उसकी पहली कोशिश ये रहती है कि अपने बेटा बेटी को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज दे, ताकि जो मौका उन्हें नहीं मिला वो उसके बेटा बेटी को मिल जाए। शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा भी अगर किसी के पास पैसा है तो वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएगा, डिग्री कॉलेज में पढ़ाएगा। अगर आप और सजग हैं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू भेजेंगे कि आपका बेटा बेटी अच्छा पढ़ाई करे। अगर शिक्षा की कीमत इस समाज में एक समय ऐसी थी, और जितने लोग मंच पर हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल कश्यप जी, रास्ते भर हम लोग यही बात करते रहे कि विश्वविद्यालय होने का मतलब क्या होता है। विश्वविद्यालय कोई डिग्री नहीं देता, चेतना और समझदारी देता है, सही और गलत के बीच फर्क करने का साहस देता है और बोलने और लड़ने की हिम्मत देता है। तमाम लोग यहाँ विश्वविद्यालयों से जुड़े। क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर का बेटा बेटी की चेयर से विश्वविद्यालय में पढ़े? कई बार तो पता ही नहीं होगा कि विश्वविद्यालय क्या होता है। गांव में गरीब कमजोर को इतना कमजोर कर दिया कि दिन भर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं रहेगा। वो अपने बच्चों को शिक्षा कहां से दिलाएगा? लेकिन एक समय था जब शिक्षा के लिए लोग जगह जमीन गिरवी रख करके अपने बच्चा बेटी को पढ़ाते थे कि जो शिक्षा पा गया तो वो एक दिन पीढ़ियों का दर्द दूर कर लेगा। और आज शिक्षा की हालत केवल ये नहीं है कि किसी लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर की नौकरी से इसलिए निकाला, मैं उसकी हां में हां नहीं मिलाता। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई दूसरा कसूर न था। वो चाहते थे कि आप उनके मुताबिक सोचें, उनके मुताबिक बोले, जी हजूरी करें। और हमने ये सोचा कि क्या इसी दिन रात के लिए पढ़ाई की थी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर ऑफ द बैच था, गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं जब सुन रहा था विश्राम सिंह जी का किस्सा, और जब वो बता रहे थे कि जब वकील बनने गए तो पता चला कि अब अहिरों के बच्चे वकालत भी करेंगे, और जाति व्यवस्था कितनी अच्छी है। और राज्यपाल जी ने उसका एक नमूना तो बता ही दिया। बहुत सारे ओबीसी में आने वाले लोगों को यह भ्रम रहता होगा कि हमारी जाति तो मजबूत है, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे पास खेत है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, तो हमारा कौन शोषण कर लेगा। उन लोगों को ये सबक इतिहास से सीखना होगा। इतिहास में वो दिन भी आए जब आपकी जाति इतनी बड़ी होती थी कि आप खेत में भैंस चराओ, आप खेत में किसानी करो, आप भेड़ बकरी चराओ, तब आप अच्छे लगोगे। और अगर हाथ में कलम और किताब लेकर बैरिस्टर बनने चले जाओ तो आपके ऊपर मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा कि आप बैरिस्टर कैसे बन गए। ये है जाति व्यवस्था। उसी जाति व्यवस्था में हमने ये देखा कि हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाए। ये जो दो बच्चों में फर्क है, यही तो मिटाने के लिए हम और आपकी लड़ाई यहां तक पहुंची। इंसान इंसान में ये फर्क क्यों है?
ये इंसान और इंसान में फर्क था हजारों साल से। इसीलिए किसी के पिता भी मुख्यमंत्री रहे, वो विदेश में पढ़ के आए, खुद मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद उनका घर गंगा जल से धुलवाया। और ये बात बार बार इसलिए कहने की जरूरत है कि हम 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। ये बात 2017 की है। जब 2017 में उनके जहन में संविधान होता तो कभी घर गंगा जल से नहीं धुलवाया। उनके जहन में कुछ और है, इसलिए वो अपमानित करने के लिए आपको ये काम करते हैं। और इसलिए ये बात इनके संघर्षों से गांव गांव पहुंचाने की जरूरत है। और इसलिए विश्वविद्यालय में टॉपर ऑफ द बैच, गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं 21 साल में नौकरी पा गया, 14 साल प्रोफेसर रहा। हमारी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर थी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। और उसके बाद जब परमानेंट होना हुआ तो सबसे ज्यादा नंबर होने के बावजूद आखिरी में फैसला करने के समय आया क्या कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है। हमारे एक प्रोफेसर ने पूछा कि भाई क्यों बाहर करो, क्या इसकी भी डिग्री कोई फर्जी है क्या? आजकल डिग्री पर तो बड़ा संदेह है। आजकल तो राजा ऐसे ऐसे हैं जिनका चौथी पास है कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है, आज तक देश को क्लियर पता नहीं है। पता है क्या आपको? आप समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा काफी। वैचारिक मंच है, इसलिए यहाँ पर नाम छोटे मोटे लोगों का लेने की जरूरत नहीं। यहाँ नाम लिया जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बिरसा मुंडा और ज्योतिबा फुले का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वैचारिक बात करने के लिए आयोजन किया है। तो ओरिजिनल डिग्री सब कुछ होने के बाद अगर आपके बीच के किसी प्रोफेसर को इसलिए किनारे किया गया कि वो बोलता है और वो बोल रहा है, वो हमसे सवाल पूछ रहा है, तो सोचो आपके गांव में अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसको कौन बचाएगा? आप तो अपने बीच के अगर प्रोफेसर को नहीं बचा पाए, डॉक्टर इंजीनियर को नहीं बचा पाए, अपने समाज के बीच के लड़ने वालों को नहीं बचा पाए, तो नौकरी तो हमने ठुकराई है। क्योंकि बस चुप हो जाते तो नौकरी मिल गई होती, लेकिन हमने नौकरी ठुकराई कि ऐसी नौकरी पाकर क्या होगा जिसको जीवन भर करने में अफसोस हो जाए कि हम सही के समय झुक गए और अपनी नौकरी का गुलाम बन गए। मैं तो याद करता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 32 डिग्रियां लेकर आए थे और सारी ओरिजिनल डिग्री थी। 10 दिन नौकरी कर पाए गुजरात के बड़ोदरा में, मैं गया हूं वहां पर। सारी ओरिजिनल डिग्रियां होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को फाइल फेंक कर दी जाती थी कि तुम अछूत जाति के हो। पानी अलग पीने के लिए रखा गया था। जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन मिला, वहां भेदभाव का पीछे की सबसे आखिरी बेंच पर बिठाया जाता। पीने वाला पानी अलग था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया, नौकरी छोड़ी और संकल्प लिया कि जब इतना पढ़ लिख करके मैं आया और मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरी गरीब, कमजोर, लाचार जनता वो इतनी पीछे है कि उससे भेदभाव को कौन लड़ेगा। उन्होंने संकल्प लिया। कभी गुजरात में बड़ोदरा एक जगह है, उसका नाम ही संकल्प भूमि है, वहां जाइएगा तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर का वो संकल्प लिखा हुआ है। वो देश छोड़कर भागे नहीं। इसी देश में जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो और सब इंसान और इंसान बराबर हो, उसके लिए भारत का संविधान लिखा ताकि इंसान और इंसान को बराबर किया जा सके। उनकी बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं। तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, नौकरी नहीं किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और जर्मनी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए थे और आज तो पीडीए संवाद हो रहा है। मैं जब नौकरी में था तब भी वही बोलता था जो आज भी बोलता। तब भी मैंने नौकरी जाने के बाद भी यही कहा। वो लोग सोचे थे कि डर जाएगा, नौकरी चली जाएगी, तो हमने सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमारे ऊपर कर्जा है, आप बहुत देर से आए हुए हैं, आप अपने वर्किंग डे है आज, कोई छुट्टी लेकर आया है। मुझे कई लोग मिले जो कह रहे थे कि वो नौकरी में और छुट्टी लेकर इस कार्यक्रम के लिए आए हुए। आपको बधाई हो मुझे इस बात के लिए कि आपको चाहने वाले लोग अपने दिनचर्या का जरूरी काम छोड़ करके इस आयोजन में यहाँ शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस आयोजन में आप अगर किसी व्यक्ति के लिए आए होंगे तो आप उन्हें चेहरा दिखाकर लौट जाएंगे कि उनके हमारा रिश्ता अच्छा है। आप अगर लक्ष्मण यादव के लिए आए होंगे तो एक फोटो खिंचा कर चले जाएंगे कि आज मिल लिया उनसे।
लेकिन अगर आप किसी विचारधारा के लिए आए होंगे तो आज कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपका असली सफर शुरू होता है कि इस कार्यक्रम के बाद हमारा और आपका जिम्मेदारी क्या है। और इसलिए पीडीए चर्चा है। मैं आपसे बहुत गंभीर दो चार बातें ही कहूंगा। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें कही। चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपना दर्द कहा, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि मंच भी आपने पीडीए वाला ही सजाया। इसीलिए गलती से नहीं, साजिश के तहत लोग राजपाल यादव नाम लेते हैं, जबकि उनका नाम राजपाल कश्यप है। और बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग एम और वाई की पार्टी कहा करते थे, जिसको आज एम मतलब